वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज की ये वीडियो बेसिकली हमारी है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। टॉर्क ऑन द करंट लूप का मतलब ये हो गया कि हम लोग ये कहें कि कोई भी मोटर अगर वर्क करती है, कोई भी गैल्वेनोमीटर अगर वर्क करता है, तो वो किस तरह से वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किन कंडीशंस में वो अपनी एक प्रॉपर वर्किंग को दिखा पाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो ये मान लेते हैं कि जैसे कि सपोज कोई एक करंट लूप है हमारे पास, हमने एक रेक्टेंगुलर करंट लूप ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर करंट लूप का मतलब हो गया, हम इसको सर्कुलर भी ले सकते हैं, बट समझने के लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको एक रेक्टेंगुलर लूप मान लें और हम ये मान लें कि इसमें इसे कहाँ रखा गया है, इसे किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया हुआ है और वो फील्ड भी कैसा है, दैट फील्ड इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई एम शोइंग दैट। देखिए मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हूँ, वो भी कैसी शो कर रहा हूँ, इट इज यूनिफॉर्म। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि इस कॉइल के एक साइड में हमने किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा हुआ है और दूसरी साइड में हमने इसमें क्या रखा हुआ है, साउथ पोल रखा हुआ है मैग्नेट का, जिसकी वजह से हम ये कहें कि यहाँ पर एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इस पर्टिकुलर कॉइल को रखते हैं तो क्या होगा। अब ये कॉइल है, सिंपल सी आप एक चीज देख रहे होंगे, ये कॉइल है, मैं डायग्राम से आपको शो कर रहा हूं और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जो भी हमारी कॉइल है, अब सपोज करंट हम इस तरह से शो कर दें कि इस कॉइल में करंट इस तरह से जा रहा है, मानकर चलते हैं ये हमारा करंट इसमें मूव कर रहा है। तो अब जो भी कॉइल है, सपोज इसकी हमने ब्रेथ को ले लिया, इट इज बी, और इसकी लेंथ को हमने मान लिया, इट इज एल। ये हमने इसकी लेंथ को मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज, अगर हम देखें लॉरेंज का जो हमारा फोर्स लगता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और फोर्स किससे दिया जाता है, फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। हम किस तरह से निकालते हैं फोर्स, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आई एल क्रॉस बी। तो आई एल को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड योर, वैसे तो हमारा करंट स्केलर होता है लेकिन यहां पर हम बोलते हैं इट इज अ करंट एलिमेंट। जैसा कि मैं बता भी चुका हूं और अपनी वीडियोस में कि वैसे करंट स्केलर है, लेकिन जब करंट एक किसी भी कंडक्टर में जाता है तो कंडक्टर का एक कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होता है। कंडक्टर हमारा ईस्ट में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी, साउथ वेस्ट भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन होती है। तो करंट की डायरेक्शन भी उस कंडक्टर में उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही हो जाती है। और ये जो बी है, बी क्या है, बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़ा सा इस चीज को आप अगर देखेंगे कि अगर हमने एक कोई भी कंडक्टर रखा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा। अब देखिए एक मैं हल्का सा, देखिए ये तो मैंने आपको शो किया कि यहाँ पर हमारा डायग्राम है, और अब मैं एक आपको ये शो कर रहा हूं कि सिंपल अगर इसमें फोर्स लगेगा तो किस तरह से फोर्स लगेगा, कि अगर कोई भी कॉइल हमने कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम मान लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारा मतलब हो गया कि अगर ये कॉइल घूमना चाहे, मतलब अगर ये फ्री हो घूमने के लिए, तो किस एक्सिस के अबाउट हम इसको घुमा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें मैं आपको ये शो करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने यूनिफॉर्म ऊपर शो किया हुआ उसी तरह से मैं नीचे शो कर रहा हूं। आप लोग देखिए इस चीज को, देखिए अब ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने कुछ इस तरह से शो किया, यहां पर भी कैसा है, यूनिफॉर्म है। इस जगह भी मैं एक एक पॉइंट यहां पर शो कर रहा हूं जिससे कि आपको, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया हुआ था, और इस तरह से मान लीजिए ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है एंड दिस करंट इज आई। अब अगर मैं इसकी लेंथ को मानूं तो ये लेंथ मैंने अभी आपको शो किया हुआ था, दिस लेंथ इज एल। इसकी ब्रेथ को शो करूं तो दिस ब्रेथ इज बी एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड।
ये हर जगह क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैंने हर जगह शो किया हुआ है बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म। अब अगर हम इसकी कॉइल को नेम कर देते हैं, सपोज हम कॉइल को नेम कर देते हैं, इट इज पी क्यू आर एंड एस, और इसमें ये करंट की डायरेक्शन है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम यहां देख रहे हैं कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, सॉरी अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑन आर्म पी क्यू। तो अब ये पी क्यू वाली जो आर्म है ये भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये एंगल कितना बना रहा है, देखिए मैं यहां पर शो कर रहा हूं, एंगल इज 90 डिग्री। यहां पर पी क्यू पर और आर एस पर अगर हम देखेंगे तो एंगल इज 90 डिग्री, और अगर हम यहां शो करें क्यू आर के साथ में तो इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो ये एंगल हमने कितना अज्यूम कर लिया, इट इज थीटा। तो अगर फोर्स ऑन निकालेंगे इन दिस आर्म पी क्यू, मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, तो ये F1 क्या हो जाएगा, इट इज IL, राइट, एंड इट इज B, बिकॉज इट इज IL क्रॉस B, तो ये क्या हो जाता है, इट इज साइन 90। तो F1 क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इट इज ILB, और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो F1 हमारी वैल्यू निकल कर आ जाता है, इट इज ILB। ये हमारा F1 निकल कर आ जाता है। F1 किस पर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है पी क्यू पर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इसको देखेंगे तो किस तरह से होता है डायरेक्शन के लिए, मैं हल्का सा यहां पर आपको बनाता हूं कि सपोज अगर हम मान लें कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसको आप IL मान सकते हैं क्योंकि जिस डायरेक्शन में भी हमने इसको प्लेस किया हुआ है, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी दिस। तो अगर इसी तरह से आप अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, ये सब एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, फर्स्ट 2 फिंगर्स एंड थंब, मतलब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को लगाते हैं किस डायरेक्शन में, आप अपने लेफ्ट हैंड को अरेंज कर कर देखिए कि अगर हम अपनी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किस में लगाएं, इंडेक्स फिंगर में, किस में, अपनी इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में रखिए, देखिए मैं आपको शो कर रहा हूं, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब अगर आप यहां पर करंट की डायरेक्शन देखिए, जैसे मैंने यहां पर ये I दिखाया हुआ है, इट इज योर I, तो I की डायरेक्शन क्या है, आप देख रहे हैं P से Q की तरफ जा रहा है, तो आप कुछ ऐसे मान लीजिए, इट इज IL। अब यहां पर अगर आप चाहें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड्स, किधर चला जाएगा, इट इज डाउनवर्ड्स। अब डाउनवर्ड्स कैसे जाएगा मैं आपको दिखाता हूं, अभी यहां पर आप देखिए कि ये डायरेक्शन कुछ ऐसे चला जाएगा, मैंने इसको मान लिया कि ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और वैसे हम IL क्रॉस B भी ले सकते हैं कि अगर हम राइट हैंड को अपना इस तरह से मूव कराएं फिंगर्स को, जैसे हम एक स्क्रू टाइट कर रहे हूं, तो अगर हम IL से अपनी फिंगर्स को B की तरफ लेकर जाएंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा वो डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों रूल्स को हम यूज कर सकते हैं, या तो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहां पर यूज कर सकते हैं दैट इज योर राइट हैंडेड स्क्रू रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कि IL से आपने किधर की तरफ लेके गया। चलिए मैं एक बार आपको हल्का सा ये भी इंडिकेट कर देता हूं कि सपोज ये IL है और ये B है और इसके बीच का एंगल क्या है, इट इज थीटा। तो IL क्रॉस B अपने राइट हैंड की फिंगर्स को लेकर चलिए, जैसे आप लगाते थे ना राइट हैंडेड स्क्रू रूल, तो अभी वहां पर भी आपने मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड आउट करने को लगाते थे राइट हैंड थंब रूल। तो जैसे आप अपनी फिंगर्स को मूव कराते हैं तो थंब जिस डायरेक्शन में जाता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता था, लेकिन यहां पर राइट हैंडेड स्क्रू रूल में ये हमारा फोर्स हो जाएगा, दिस इज योर फोर्स, और ये दोनों के ही परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये डायरेक्शन कैसा आ गया,
इट इज डाउनवर्ड्स। एंड अगर हम देखें कि फोर्स ऑन आर्म, कौन सी आर्म लेते हैं, इसके अपोजिट आर्म ले लेते हैं, दैट इज योर RS। इस पर मान लेते हैं कि फोर्स लगा F2, तो द सेम अगर यहां पर भी देखेंगे तो एंगल इज 90 डिग्री। RS और B के बीच में देखिए तो एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो यहां पर भी अगर आप IL क्रॉस B लगाते हैं तो यहां पर भी हमारा निकल कर आ जाता है, इट इज ILB साइन 90। अब ये फोर्स भी हमारा कितना आ गया, ILB, और इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अब उसी रूल को आप लगा लीजिए तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपको अपवर्ड्स। ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका अपवर्ड्स। तो एक डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, एक डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। और ऑब्जेक्ट देखिए ऊपर वाले डायग्राम में मैं शो कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट फ्री है रोटेट करने के लिए। तो अब क्या होगा, अभी भी आप देखकर चलिए कि सपोज आप अपने हाथ में कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम पकड़िए, उसको बीच में से राइट कहीं पर हिंज कर दीजिए। अब इधर उधर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो घूमने लगेगा, उसमें रोटेशन आना शुरू हो जाएगा। एनीवे अभी हम और भी इस पर बात करेंगे कि अभी हमारी दो साइड्स और हैं। कौन सी साइड्स हैं, दूसरी हमारी साइड्स आ जाती हैं, इट इज योर QR एंड PS। तो चलिए उसके लिए भी समझते हैं कि QR और PS पर हम किस तरह से फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन को निकालेंगे। देखिए मैं एक डायग्राम यहां पर और बना रहा हूं इसी को समझाने के लिए अलग से। अब ये मान लेते हैं कि सपोज ये हमारा फ्रेम था, जैसे कि मैंने आपको शो किया हुआ था, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे मैंने आपको शो की हुई है, देखिए मैं यहां पर भी शो, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाता है, इट इज योर B। मैं सिर्फ स्पेसिफिक इन दो पार्ट्स पर ही शो कर रहा हूं, और ये एंगल हमने माना हुआ था थीटा। अब इट इज व्हाट, इट इज योर P Q, दिस वन इज R एंड दिस वन इज S। और ये हमने क्या लिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे शो किया हुआ था, तो ये I की डायरेक्शन हो गया। अगर यहां पर देखेंगे तो ये I की डायरेक्शन हो गया। अब यहां पर मैंने भी आपको जो फोर्सेस शो किए थे, यहां पर अगर मैं शो करूं तो ये फोर्स किधर किया था, इट इज डाउनवर्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इसको मैंने डाउन दिखाया हुआ था, ये मैग्नेटिक फील्ड था। यहां पर भी इसी तरह से कैसे दिखाया हुआ था, इट इज अपवर्ड्स। तो अगर आप अपवर्ड्स दिखाएंगे तो ये कैसे हो गया, इट इज योर अपवर्ड्स, ये फोर्स लग गया, इट इज योर F2, दिस वन इज योर F1। अब बात कहां पर आ जाता है, बात आ जाता है कि अगर हम फोर्स देखें किसके ऊपर, ऑन QR, तो मैं यहां पर लिखता हूं फोर्स ऑन आर्म QR। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, मान लेते हैं ये F3 है, तो ये क्या हो जाएगा, IL क्रॉस B। देखिए अब आपने ये क्या माना हुआ है, इट इज B। तो अब हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, इट इज IB क्रॉस B। अब आप यहां पर देखिए करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन क्या है, दैट इज एंगल इज थीटा। डायग्राम में शो करा रहा हूं मैं आपको, QR में देखें एंगल इज थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज F3, इट इज IBB साइन थीटा। ये हमारा फोर्स आ गया। अब इस फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी इधर, F3। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही आप रूल लगाइए, राइट, IB क्रॉस B। तो IB से B की तरफ घुमाइए तो आपका थंब किधर जाएगा, इस साइड में आएगा। और इन द सेम वे अगर आप निकालें कि फोर्स ऑन आर्म SP, मान लेते हैं इस पर भी फोर्स लगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर तो ये भी है और इसको भी हमने मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा हुआ है। तो ये हो गया IB क्रॉस B। अब यहां पर अगर एंगल देखते हैं तो IB और क्रॉस B में जो हमारा एंगल है वो कितना आ रहा है, दैट एंगल इज, देखिए यहां पर शो कर रहा हूं मैं आपको डायग्राम में, देखिए दिस PS साइड में कि ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये एंगल क्या बना, इट इज 180 माइनस थीटा यहां पर। तो अगर ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो F4 कितना हो जाएगा, अगर हम F4 को देखें तो इट इज IBB साइन
180 माइनस थीटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एंगल किस में लिखना है, आपको आई और बी में लेना है, राइट। तो अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो एफ ये हमारा साइन क्या होता है, साइन इज पॉजिटिव। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं आई बी बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन भी किधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। आप इसी रूल को लगा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ F4 ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि F3 एंड F4 ये दोनों का जो है डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो F3 का मैग्नीट्यूड F4 के बराबर है, मींस दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो इनका इक्वल है। कितना आया, आई बी बी साइन थीटा, दूसरे का भी निकल कर आता है आई बी बी साइन थीटा। और देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी इसकी क्या है, डायरेक्शन आर अपोजिट। डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शंस आर अपोजिट। अब डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, और तीसरी चीज और एक और आ जाता है, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। आप देखिए यहां पर लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो F3 और F4 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए इनकी वजह से कॉइल में कोई भी रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम यहां पर क्या कह देते हैं कि F3 एंड F4 कैन नॉट प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इन द कॉइल। अब हमारे पास दूसरे कौन से फोर्स बचते हैं, दूसरे फोर्स हमारे पास बच जाते हैं, दीज आर योर F1 एंड F2। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए एज F1 एंड F2 आर ऑल्सो इक्वल। किस तरह से इक्वल है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, इट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब यहां पर आप देखेंगे, और इनकी लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट एंड दीज हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। बस देखिए यही मेन पार्ट है समझने के लिए आपको, दीज हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। हमें इस चीज पर फोकस करना है कि लाइन ऑफ एक्शन, देखिए इक्वल तो वो भी हमारे फोर्सेस थे F3 एंड F4, ये भी इक्वल है, लेकिन वहां लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यहां पर लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो क्या कर सकते हैं, इट कैन प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग अ कपल। इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, सो दीज फॉर्म्स अ कपल। देखिए कपल के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कपल की एक प्रॉपर्टी है कि कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रोटेशनल मोशन। अगर आपको आइडिया नहीं है कपल के बारे में, कुछ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूं। लाइक आप जैसे कोई भी है ना, जैसे कार ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ड्राइव करते पर क्या होता है, स्टीयरिंग जब हम मूव कराते हैं तो एक हमारा क्लॉकवाइज चलता है, दोनों चलते क्लॉकवाइज ही हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, अगर आप यहां देखें तो लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से होता है, एक का मूवमेंट इधर होता है और एक का मूवमेंट इधर होता है। मैंने एक अलग से देखिए डायग्राम आपको दिखाया हुआ, लेकिन ये दोनों फोर्सेस होते बराबर हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज में अगर रोटेशनल मोशन आ रहा है तो वो किसकी वजह से आएगा, वो किसी ना किसी कपल की वजह से आएगा। और कपल कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन विद डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। ये पॉइंट हमें याद रखना होगा। देखिए बच्चों थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से समझिए, अगर एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप इजीली किसी भी चीज के ऊपर फोर्स भी निकाल पाएंगे। ये सिर्फ इस टॉर्क के ऊपर ही बात नहीं हो रही है, मैं आपको फोर्स निकालना भी बता रहा हूं। तो अगर आप थोड़ा सा है ना इस चीज पर फोकस करेंगे, और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आपके आने वाला है
कि टॉर्क को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और हम किन किन क्वांटिटीज के बीच में टॉर्क निकालते हैं। जब टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है तो वो एक अलग एक्सप्रेशन होता है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। मैं आगे इस चीज को डिस्कशन करता हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये टॉर्क कैसे बनेंगे। अब देखिए टॉर्क के बारे में हल्का सा एक आपको आइडिया दे देता हूं कि अगर हम टॉर्क का निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ द कपल, जिसको आप टॉर्क बोलेंगे। सपोज आपने कहा ये हमारा फोर्स F1 था जो F के बराबर है, ये फोर्स भी हमारा क्या है, इट इज F2, और ये भी किसके इक्वल है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू F। और ऑब्जेक्ट फ्री है इसके अबाउट रोटेट करने को, इट इज पॉइंट A। ये क्या आ गया, B। तो अगर यहां पर आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे तो दोनों का मोशन कैसा है, देखिए इट इज इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो दोनों का मोशन कैसा हो गया, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर आप अगर इसका मूवमेंट निकालेंगे तो इट इज द मूवमेंट ऑफ कपल। मैं यहां पर इसीलिए आपको शो करता हूं क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को यही परेशानी होती है कि उन्हें कपल के बारे में पूरी तरह से नहीं पता होता। अब उसको क्या कर लेते हैं, मगअप कर लिया। मगअप करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा वहीं पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। तो इसको आप क्या कहेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। तो फोर्स क्या है, देखिए यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज OB, तो आप इसको कहोगे F1 इंटू OB। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या लिखोगे, F2 इंटू OA। ये आपका OA हो गया, राइट। तो अगर F1 F2 दोनों इक्वल हैं तो F कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, OB प्लस OA। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि F इंटू AB, या फिर आप कह सकते हो ईदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको मैंने 11th का एक टॉपिक रिकॉल करवाया है क्योंकि इसका एप्लीकेशन अभी यहां पर आने जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन। अब देखिए इसी पॉइंट को हम यहां पर यूज करेंगे कि हमारे दो फोर्सेस थे। अब देखिए मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं दो कॉइल्स कुछ इस तरह से बनाकर, ये हमारी कॉइल है। अब हम इसको मान लेते हैं कि इसकी ब्रेथ कितना था, दिस ब्रेथ इज B, दिस ब्रेथ वॉज B, और फोर्सेस F1 और F2 किस डायरेक्शन में थे, देखिए थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, समझ में आता है अभी आपको। देखिए ये डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की, अगर आप रिकॉल करेंगे, मैंने कलर चेंज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां मैं बता रहा था दिस वॉज योर F1 एंड दिस वॉज योर F2। अगर आप यहां देखेंगे तो ये आपका F2 हो गया, मतलब एक अपवर्ड था और एक डाउनवर्ड था। मैं यहां पर D और U लिख देता हूं आपको समझने के लिए। अब अगर आप यहां देखें तो इनके बीच में, अगर सपोज ये एंगल आपने क्या लिया हुआ था, थीटा, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगा, इट इज योर B cos थीटा। ये साइड आपको मैंने शो किया हुआ था, इट वॉज योर QR साइड। तो अगर मैं यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यहां पर लगाता हूं तो मैं यहां पर अभी लिख देता हूं कि टॉर्क, या जिसको आप कहते हैं टॉर्क ऑन द कॉइल, क्या हो जाएगा, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में है, मैं आपको बता चुका हूं, बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। वो क्या थे हमारे, F1 और F2। तो यहां अगर मैं टॉर्क लिखता हूं तो टॉर्क आ जाएगा, इट इज IBL। रिकॉल कीजिए कि टॉर्क कितना था, इट वाज IBL, फोर्स, ईदर फोर्स F1 एंड F2। F1 और F2 दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना था, इट वाज IBL, क्योंकि हमारा जो एंगल था वो क्या था, 90 डिग्री था। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर B cos थीटा। तो यहां पर अगर हम टॉर्क निकालेंगे, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इट इज I, इट इज B, एंड यहां पर हम लिख देते हैं L इंटू B, इट इज cos थीटा। अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, टॉर्क के साथ में अगर हम देखते हैं तो इट इज I, और लेंथ ऑफ ब्रेथ को हम लिख सकते हैं A, दैट इज द एरिया ऑफ द कॉइल, इट इज B एंड इट इज cos थीटा। A क्या है, A इज एरिया,
किस चीज का? कॉइल का। इट इज इक्वल्स टू लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर हम यहां पर शो करें कि ये टॉर्क किसके इक्वल हो गया? IA क्या होता है? अब IA इज योर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप। यू नो वेरी वेल कि IA क्या होता है? IA इज योर, ये पार्ट में अलग से लिख रहा हूं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दूसरा पार्ट आ गया इट इज योर B एंड इट इज योर cos थीटा। तो जैसा कि अब देखिए यही यहां पर समझने वाला पार्ट है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी कि अब यहां पर चेंजेस कैसे आ जाते हैं। बुक में होता है, जनरली कभी लेक्चर दिया जाता है, यहां पर स्टूडेंट्स उस चीज को मगअप कर लेते हैं। तो अब यहां पर हम देखें कि टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, देखिए मैं अलग से लिखता हूं आपको यहां पर कि अगर A क्रॉस B आप निकालते हैं तो क्या निकल कर आता है? एक थर्ड क्वांटिटी। और A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B होता है आपका A मॉड B मॉड साइन थीटा। अब देखिए थीटा आपने किसके बीच में लिया हुआ था? थीटा वाज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट था। अब करंट किस में जा रहा था? किसी कंडक्टर में जा रहा था। तो ये एंगल आपने लिया हुआ था करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। लेकिन यहां आप क्वांटिटीज आपकी चेंज हो रही हैं। क्या चेंज हो रही हैं? कि आप बोलेंगे कि IA इज इक्वल्स टू M। M क्या होता है? M इज डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप। अब अगर आप इसको शो कर रहे हैं तो देखिए मैंने यहां पर एक इसको कैसा शो किया हुआ है। देखिए अब दो चीजें मुझे देखना है। एक क्या है? ये cos थीटा। यहां cos थीटा नहीं होना चाहिए क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आता है? इट इज sin थीटा। तो अभी हम देख, और क्वांटिटीज भी कौन सी थी? अभी तक जो हमारा एंगल था वो किसके बीच में था? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब ये जो हमारा एंगल आ रहा है, देखिए टॉर्क, ये किसके बीच में आ रहा है? इट इज योर M, इट इज योर B एंड इट इज cos थीटा। तो M की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए मैं M की डायरेक्शन आपको शो कर रहा हूं, आप उस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। अब यहां देखते हैं M किसके बराबर है? M इज इक्वल्स टू IA। तो M की डायरेक्शन क्या है? जो A की डायरेक्शन है। तो A क्या है? A इज योर एरिया वेक्टर। A क्या है? A इज योर एरिया वेक्टर। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, राइट? लेकिन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। एनीवे मैं आगे चलता हूं। तो अब यहां पर मैं आपको शो कर रहा हूं एरिया वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया एरिया वेक्टर। डायग्राम में देखिए मैंने आपको शो किया हुआ है, दिस इज योर एरिया वेक्टर। तो यही क्या हो जाएगा? इट इज योर M। ये जो पर्टिकुलर मैंने अभी डायग्राम से शो किया हुआ है डायग्राम में, दिस इज योर M। तो देखिए अब एंगल इसके बीच में क्या मान लेते हैं? इट इज योर अल्फा। ये एंगल हमने मान लिया अल्फा। अब मैं एक अलग से यहां पर देखिए बना रहा हूं, आप यहां पर देख लीजिए, अगर आपको वहां क्लैरिटी नहीं हो रहा है तो यहां क्लैरिटी आ जाएगा। दिस इज योर B, दिस इज योर थीटा एंड दिस इज योर M। क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो एक बार जरूर आप मेरे उस वीडियो को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये एंगल क्या है? इट इज योर अल्फा। मैंने अभी शो किया था, दिस एंगल इज अल्फा। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि M एंड इट इज B, और यहां लिख सकते हैं कि इट इज cos 90 माइनस अल्फा। क्यों लिख सकते हैं? देखिए इसी डायग्राम में मैं आपको शो कर देता हूं कि अगर ये हमारा थीटा है, ये पार्ट थीटा है, ये हमने क्या ले लिया? 90, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अल्फा। क्योंकि यहां पर भी ये एंगल क्या था? दिस इज परपेंडिकुलर।
तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन अल्फा। अब आपको मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब देखिए m और b के बीच में आ चुका है। अब यहां पर कॉस कंपोनेंट, कॉस वाला फैक्टर ही हमने हटा दिया यहां से। अब क्या हो गया यहां पर, तो इज इक्वल्स टू m क्रॉस b। तो बच्चों ये पर्टिकुलर जो हमारा रिलेशन आता है, टू इज इक्वल्स टू m क्रॉस b, यही क्या होता है, टॉर्क ऑन ए करंट लूप। अब अगर ये कॉइल हो तो कॉइल में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े हुए होंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एन आई, अब मैं इसको दूसरी तरह से लिख रहा हूं, एन आई बी ए। अब आप इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहां पर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है और कॉइल के अंदर दिया है। तो कॉइल के अंदर क्या है, आप ए वही है, ए इज द एरिया वेक्टर। तो जब कभी भी आप m क्रॉस b में लिखेंगे तो इट इज एम बी साइन अल्फा। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स को भी शो करना है, करंट को भी शो करना है, एरिया को भी शो करना है, तो हमेशा आपका एक्सप्रेशन यही रहेगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जब हम चीजों को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और इसी के प्रिंसिपल पर हमारा गैल्वेनोमीटर वर्क करता है या कोई भी मोटर वर्क करता है। आई होप कि आपका जो ये टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। और लेकिन यदि आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी डाउट्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनका सोल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश जल्दी से जल्द करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।